नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर 1 शो दंगल। सियासत में मौसम का भी अपना मिजाज होता है। सावन आते ही आसमान में बादल घिरते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी में बादलों के साथ साथ सियासी मुद्दे उमड़ घुमड़ रहे हैं। अब कल से शुरू होने जा रहा विधानसभा का मानसून सत्र से बजट, बिल और बहस का मंच नहीं होगा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों की दिशा तय करने वाला पहला बड़ा राजनीतिक अखाड़ा भी माना जाए। योगी सरकार अपने 10 सालों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लेकर सदन में उतरेगी और विपक्ष सवालों की पूरी फहरिस्त के साथ जवाब मांगने की तैयारी में जुटा है। अनुपूरक बजट से लेकर कानून व्यवस्था, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, किसान, महंगाई, बेरोजगारी और कांवड़ यात्रा तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यूपी विधानसभा में तीखी टक्कर देखने को मिल सकती है। यूपी की सियासत में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा विपक्ष की लिस्ट में सबसे ऊपर, टॉप पर हो सकता है। जिस राम मंदिर को अयोध्या में बनाने की लड़ाई 500 साल चली, उसी मंदिर में चढ़ावा चोरी विपक्ष के लिए सियासत में संजीवनी का काम उसने किया है। अब दिलचस्प बात यह है कि यूपी सदन की लड़ाई सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहेगी। विधानसभा में उठने वाली हर आवाज आने वाले दिनों में चुनावी सभाओं तक पहुंचेगी और हर बहस जनता की अदालत में भी परखी जाएगी। ऐसे में यूपी विधानसभा का मानसून सत्र हर चर्चा, हर टकराव और हर राजनीतिक संदेश पर पूरे प्रदेश की निगाह रहेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, योगी सरकार अपनी उपलब्धियों का नैरेटिव कितना मजबूत बना पाएगी और विपक्ष सरकार को कितना मजबूती से घेर पाएगा। इसी पर आज होगी हमारी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। सावन का मौसम है, लेकिन लखनऊ में बादल नहीं, मुद्दे बरसेंगे। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र में शब्द बनेंगे शस्त्र, सवाल बनेंगे सियासी तूफान और हर बहस के पीछे छिपी होगी 2027 की बरसात। कल से शुरू होने वाला यूपी विधानसभा का मानसून सत्र दरअसल 2027 के रण का पहला बड़ा राजनीतिक रिहर्सल भी माना जा रहा है, क्योंकि जो सदन में मुद्दे उठेंगे वही असेंबली चुनाव में गूंजेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र अगर रिकॉर्ड की दृष्टि से देखा जाए, आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा दिन विधानसभा चली है। तो पूरी कांग्रेस ने सदैव से प्रभु राम मंदिर को लांछित करने का ही प्रयास किया। हिंदू देवी देवताओं को, बहुसंख्यकों के आस्था पर कुठाराघात करने का ही काम किया। ये वही कांग्रेस है जिसने प्रभु राम और कृष्ण को काल्पनिक बताया। राम मंदिर न बने इसके लिए वकीलों की फौज खड़ी की। एक तरफ योगी सरकार जो अपने 10 साल के कामकाज को जनता के सामने सदन के जरिए रखने की तैयारी में है। यूपी सरकार का एजेंडा है 2026-27 अनुपूरक बजट, नए विधेयक, 10 साल की उपलब्धियां, विकास मॉडल। दूसरी तरफ विपक्ष मांगेगा हिसाब, या यूं कहें कि यूपी विधानसभा में होगी मुद्दों की बरसात। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, जौहर यूनिवर्सिटी, कानून व्यवस्था, किसानों की कर्ज माफी की मांग, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कांवड़ यात्रा गाइडलाइन। लेकिन असली कहानी मुद्दों के साथ माहौल की है, क्योंकि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। हर भाषण, हर नारा, हर विरोध, हर वॉकआउट सीधे विधानसभा से निकलकर जनता की अदालत आ जाएगा। समाजवादी पार्टी इसी मौके की ताक में है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी में योगी राज में 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। चंदा, सीसी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, दान पात्र में चोरी, राम धन में चोरी, क्या बताया जाए सरकार में, क्या नहीं हुआ है सरकार में। और तब जब मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए। तो 1,13,938 प्राइमरी स्कूल थे समाजवादी सरकार जब थी 2017 में, और अब 26,000 कम हो गए 2026 में। दिल्ली में केंद्र सरकार के लिए सिरदर्द बनने वाली कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस अब लखनऊ में बीजेपी सरकार के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रही है। कोई भी नियम बनाना सिर्फ नियम को बनाकर पास कर देना नहीं है, उस पर डिस्कशंस होने चाहिए, पक्ष विपक्ष कर बैठकर बात करनी चाहिए उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर, और तब कोई नियम बनता है। लेकिन सरकारों की मंशा खराब होती जा रही है। भाजपा की सरकारें तानाशाही तरीके से नियम बनाकर पास कराना चाह रही हैं,
जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत घातक है। सियासत के इस खेल में बीएसपी भी गोटियां बिछा रही है। मायावती की सियासत का अपना अंदाज है, उनके अपने कोर वोटर हैं, उनके अपने मुद्दे हैं। ऐसे में लगता नहीं कि योगी सरकार के लिए मॉनसून सत्र आसान रहने वाला है। लोकतंत्र में बहुमत सरकार बनाता है, लेकिन बहस लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। और चुनाव सिर्फ मतदान से नहीं जीते जाते, उसकी नींव सदन की बहसों में भी रखी जाती है। इसलिए ये सिर्फ मॉनसून सत्र नहीं, मुद्दों का महासंग्राम है। ये सिर्फ अनुपूरक बजट नहीं, 2027 का राजनीतिक बजट भी है। ये सिर्फ बहस नहीं, भविष्य की बिसात है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सदन में कौन जीतेगा, सवाल ये है कि सदन से निकला संदेश जनता के मन तक किसका पहुंचेगा। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अब दंगल की करते हैं शुरुआत। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी के एमएलए और प्रवक्ता राजेश चौधरी जुड़े हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जुड़े हैं। हमारे साथ मनोज सिंह काका जुड़े जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ निशा चौधरी जुड़ी हैं जो आरएलडी का पक्ष रखेंगी। राघवेंद्र राम द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि सुबह सभा का पक्ष रखेंगे। और प्रोफेसर सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़े जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ सवालों पर डालते नजर जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी बहस रहेगी केंद्रित। सवाल नंबर 1, क्या यूपी में मॉनसून सत्र 2027 के चुनावी नैरेटिव की दिशा तय करेगा? सवाल नंबर 2, सत्ता का रिपोर्ट कार्ड बोलेगा या विपक्ष की चार्जशीट हावी रहेगी? और सवाल नंबर 3, चढ़ावा चोरी से लेकर स्कूल बंद के मुद्दे पर योगी सरकार क्या जवाब देगी? अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत गंभीर सवाल सरकार पर दागे हैं, तो इन पर हमारी चर्चा रहेगी। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर भी आपको दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है जहां पर कल शुरू होने वाले यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर योगी सरकार ने कमर कसी है। बीजेपी सचेतक मंडल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हो रही है। लखनऊ में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इस बैठक के बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें विपक्ष के सारे सवालों पर रणनीति बनाई जाएगी और साथ ही सरकार अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी रणनीति बनाएगी। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। कुमार अभिषेक, क्या एजेंडा है इस बैठक का? देखिए राजीव, निश्चित तौर पर कल से सदन शुरू हो रहा है और बहुत ही छोटा सत्र है और विपक्ष ने पूरी तरीके से कमर कसा है। तो आज पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि सारे लोग मुद्दों पर अपनी बात रखें, लेकिन मुद्दे सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे ये भी बात तय है। जिस नैरेटिव की बात हो रही थी उसको भी इस सदन के बहाने निश्चित तौर पर, चूंकि 6-7 महीने के बाद चुनाव है तो विपक्ष कोई मुद्दा नहीं छोड़ेगा। अभी एक बैठक चल रही है सचेतक की कि किस तरीके से सदन में विपक्ष के हमलों का जवाब दिया जाएगा। दूसरा विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें कल से शुरू हो रहे सत्र को लेकर के सत्ता पक्ष की रणनीति क्या होगी ये होगा। लेकिन विपक्ष की तरफ से आज अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो भी बेहद अहम है और उसमें अगर आप देखें तो सबसे ऊपर चंदा चढ़ावा चोरी का मुद्दा है। बेशक पिछले कुछ दिनों तक ये दबा रहा क्योंकि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट पेपर लीक को लेकर चल रहे थे ये कम था, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी जो आवाज है उसको और बुलंद करने की कोशिश विपक्ष की होगी। दूसरी तरफ जो पेपर लीक का मुद्दा है और खास करके जेनजी प्रोटेस्ट इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के स्कूलों में दिखाई दे रहे हैं, खासकर सुविधाओं को लेकर के, तो आज अखिलेश यादव ने जो दूसरा मुद्दा उठाया है वो स्कूलों में खास करके जो सुविधाएं हैं और जो स्कूल बंद हो रहे हैं उसे लेकर के। तो बहुत ही हंगामेदार सदन रहने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकार को भी कमर कसना है और शायद यही वजह है कि ताबड़तोड़ मीटिंग्स इस वक्त चल रही है। हालांकि ये रेगुलर मीटिंग है लेकिन निश्चित तौर पर कल का जो सदन है, कल से जो शुरू हो रहा है, बेहद हंगामेदार रहेगा। कुमार अभिषेक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजेश चौधरी जी, चर्चा की शुरुआत आज आप ही के साथ। मतलब आप सदन में अपनी उपलब्धियों के साथ आना तो चाह रहे हैं, लेकिन आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें से बिल्कुल क्लैरिटी नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था आपने ध्वस्त कर दी है, रोजगार के अवसर है नहीं। वो कह रहे हैं कि नौकरी ही नहीं तो आरक्षण कहां से देंगे। तो आप उपलब्धियों की बात करें, उनको दूसरी तरफ कमियां ही कमियां दिखाई दे रही हैं। देखिए, विपक्ष का काम भी कमियां निकालना है, पर वो कमियां निकालें जो कमियां हों। केवल आरोप लगाना है, इसलिए आरोप लगाना है, तो इसका तो कोई जवाब हो नहीं सकता। पर सदन के अंदर वो आए, हम उनका स्वागत करते हैं सत्ता पक्ष के नाते।
जो प्रश्न वो खड़ा करेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। 10 साल के अंदर जो हमने कार्य किए, जो विकास हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हुई है, स्कूलों की दशा सुधरी है, रोड का निर्माण हुआ है और दंगा मुक्त प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश में आज रोजगार के अनेक संसाधन बढ़े हैं, लोगों को नौकरियां मिली हैं, सरकारी नौकरियों में भर्तियां हुई हैं। सब पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। कितनी नौकरियां मिली है, कोई डेटा आप दे सकते हैं? और दूसरा, 10 सालों में तो आपने 26,000 स्कूल बंद कर दिए। लाखों लोगों को रोजगार मिला, कोई स्कूल बंद नहीं हुआ है। स्कूलों की बदतर हालत थी। समाजवादी पार्टी के शासन में हमने ऑपरेशन कायाकल्प अभियान चला करके एक एक स्कूल को प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर बनाने का काम किया। हर स्कूल में आज टॉयलेट है, हर स्कूल में आज टाइल लगी हुई है, हर स्कूल में आज बिजली पहुंचाई गई है, हर स्कूल के अंदर आज हमने फर्नीचर लगाने का काम किया है। राजेश, अखिलेश यादव जब अपनी बात रख रहे हैं तो वो एक डेटा के साथ रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई 7,000 स्कूल में बिजली नहीं है, 2,000 स्कूलों में फंक्शनल टॉयलेट नहीं है और 26,000 डेटा तो वो ये दे रहे हैं कि आपने स्कूल बंद किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें बिजली नहीं हो, एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें टॉयलेट नहीं हो, कोई स्कूल ऐसा नहीं का नैरेटिव खड़ा करने का काम करते हैं अखिलेश जी। तो उसका कोई इलाज थोड़े नहीं, उनको तो अच्छाई में बुराई नजर आती है। उनके जमाने में जो हालत थी स्कूलों की, जिस बदतर हालत में वो छोड़ करके गए थे, स्कूल बंद हो रहे थे, बिल्डिंग जर्जर अवस्था में थी, गिर रही थी, वहां जाने में डर लगता था, स्कूल में पढ़ाई का माहौल नहीं था, टीचरों को बैठने के लिए जगह नहीं थी, धूल मिट्टी में बच्चे बैठते थे, घर से टाट पट्टी ला करके बैठने का काम करते थे। आज वो माहौल नहीं है उत्तर प्रदेश के स्कूलों में। आज जाकर के देखिए, मॉडल बनाए, मॉडल अनेक माध्यमों से, वो सोशल मीडिया में और मीडिया में आ रहा है। आप किसी स्कूल का दौरा करें और अखिलेश जी चले ना साथ में, भौतिक सत्यापन करते हैं, समझ में आ जाएगा उनके जमाने में क्या था, अब क्या हुआ है। कायाकल्प में पूरा मनोज सिंह काका से जवाब ले लेता हूं। मनोज सिंह काका, आप बताएं कि आपके पास ये आंकड़ा कहां से आया? वो कह रहे हैं कि जो आंकड़ा आप प्रस्तुत कर रहे हैं, अखिलेश यादव प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें सच्चाई नहीं है। राजीव जी, ये आंकड़े कोई घर किसी के तो बनते नहीं, आंकड़े सरकारों के ही होते हैं। और जो जनवादी और जो सही पत्रकारिता करते हैं लोग, संस्थानों, आप जैसे यूपी तक के, आज तक के भी बहुत सारे आंकड़े हैं। आपके भी कई सारे कार्यक्रम हैं, श्वेता सिंह जी करती हैं कई सारे उत्तर प्रदेश के भर्तियों का। और ये आंकड़ा हमारा जो है, जो अभी साथी जो बता रहे थे, इनको कम से कम अपने ही सरकार के मिनिस्टर जो केंद्र में है, जयंत चौधरी जी ने इस देश के सदन में आंकड़ा दिया कि इस देश में विगत 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की उपलब्धि यह है कि 1,26,000 विद्यालय बंद कर दिया गया प्राथमिक, जिसमें सबसे ज्यादा विद्यालय बंद करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। उन्होंने 26,000 प्राथमिक विद्यालय बंद करे। ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियां हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियां ये है कि विगत 10 सालों में लगभग 22 से 23 पेपर, चाहे वो यूपीएसआई के पेपर रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के पेपर रहे हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर रहे हो, आरओ के पेपर रहे हो, सारे पेपर लीक करने की जो उपलब्धियां हैं वो योगी आदित्यनाथ की है। जो कंपनियां पूरे देश में बैन है, उन कंपनियों को योगी आदित्यनाथ की सरकार ठेका देती है। उनको पढ़ाई लिखाई से बहुत कुछ मतलब होता नहीं है। धार्मिक धंधेबाजी अगर चलती रहे तो उनको कौन सा, अभी हाल ही में जो आंकड़ा आ रहा है कि विद्यालय पश्चिम उत्तर प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं। अगर आपकी सारी चीजें इतनी ठीक है तो आप विद्यालय क्यों बंद कर रहे हो? धार्मिक जो कार्य हो रहा है उसे होने दीजिए। आप प्राथमिक विद्यालय क्यों बंद कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सरकार हमको बताए कि 69,000 और 6800 500 के बाद क्या, और वो भी 69,000 में 22,000 दलितों पिछड़ों का हक सरकार खा गई। जिस पिछड़ों को 17% या 27% आरक्षण देना चाहिए, उनको 3% आरक्षण दिया गया। दलितों को 21 की जगह 17% आरक्षण दिया गया। तो ये सरकार है उत्तर प्रदेश में। सरकार, ये तो आपके सवाल, आप कह रहे हैं धार्मिक धंधेबाजी कर रही है बीजेपी, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए, क्या है? देखिए, एक सरकारी कोई, आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी धार्मिक धंधेबाजी कर रहे हैं। मैं उनसे इस पर थोड़ा, धार्मिक धंधेबाजी कर रही है बीजेपी, कैसे? हाँ, ये बिल्कुल वैसे अगर धार्मिक धंधेबाजी नहीं करती बीजेपी तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्या सिर्फ 40 दिन का ही सीसीटीवी क्यों दिया गया? क्यों जिस दिन ये बात प्रकाश में आई कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चढ़ावे की चोरी हो रही है, उसी दिन वहां का रेडियो मॉनिटर अफसर क्यों हटा दिया गया जो 17 साल से था? सरकार क्यों नहीं ऐसा करे? और सरकार एसआईटी जो जांच कर रही है उसमें हमारी पहले दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 7 मई को जो ट्वीट करा, पहले दिन से उनकी मांग करी कि किसी
न्यायिक व्यक्ति के देख रेख में, किसी न्यायाधीश के, सिटिंग न्यायाधीश के देख रेख में जांच हो, सरकार उससे क्यों भाग रही है? तो सरकार असल में जो सबसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बताएं कि 10 साल में कितने विश्वविद्यालय बनाए। हमने तो श्रद्धेय नेताजी ने उत्तर प्रदेश एनएलयू जैसे संस्थान दिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लॉ यूनिवर्सिटी बनाई हमने, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। योगी आदित्यनाथ जी कितने लॉ यूनिवर्सिटी बनाए, कितने विश्वविद्यालय बनाए? आपकी बात आ गई। मैं राजेश जी एक साथ ही आपसे जवाब लूंगा, एक बार दूसरे मेहमानों के पास भी चलते हैं। अभय दुबे जी, ट्रस्ट का जो ढांचा है वो स्वायत्त ढांचा है, तो ऐसे में सरकार को कटघरे में खड़ा करना कितना उचित है? देखिए, जो जानकारी आपने चाही उसको कोई यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम केंद्र सरकार का है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 26,000 उत्तर प्रदेश के स्कूल बंद हो गए, पूरे देश में 94,000। उसी ने बताया है, मोदी जी ने, कि 37% रिटेंशन रेट है। 4 करोड़ बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें से 2.5 करोड़ स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने बताया अपने ई श्रम पोर्टल पर कि 8,37,000 लोग उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए, जिन्होंने शपथ पत्र दिया कि उनकी आमदनी सिर्फ 10,000 रुपए है। 9,508 स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर है, जिसमें 6 लाख बच्चे आदित्यनाथ जी पढ़ते हैं। 12 हत्याएं रोज हो रही है, 23 हत्या के प्रयास हो रहे हैं, 143 जघन्य अपराध हो रहे हैं, 52,000 अपराध, जघन्य अपराध जिसमें अपहरण है, डकैती है, ये उत्तर प्रदेश में रोज घटित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी सुनिए, और जो सबसे बड़ा इस सृष्टि का पाप किया है वो देव द्रव्य की चोरी की है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चंदे की चोरी, पहले चंदा चोरी किया उनके मंदिर निर्माण को लेकर। इनको न मार्च 90 में इनकम टैक्स ऑफिसर ने नोटिस इशू किया चंदे चोरी का। अशोक सिंघल जी को, डालमिया को, क्या किया इन्होंने? उस देश बंधु जो अधिकारी था इनकम टैक्स का, उसको तमिलनाडु ट्रांसफर कराया। इनको धमकी दी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को कि सरकार गिरा देंगे, तो वित्त मंत्री मधु लिमय ने हाउस में यह एड्रेस किया कि हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, उसको सस्पेंड करा दिया। उसके बाद इन्होंने सिस्टमेटिक रूप से 825% पैसा बढ़ाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मंदिर की जमीन में चोरी की। अनिल मिश्रा उसमें उस हस्ताक्षर करता थे, अयोध्या के मेयर हस्ताक्षर करता थे, यही चंपत राय थे। उस समय भी हमने कहा था प्रधानमंत्री जी संज्ञान लीजिए। 1 मिनट, निर्मोही अखाड़े ने चिट्ठी लिखी। निर्मोही अखाड़े ने कहा प्रधानमंत्री जी 1400 करोड़ रुपए का चंदा चोरी इन्होंने किया है। अभी जो किया है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, तो उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता गौर से सुनिए, प्रभु श्री राम ने दंडित कर दिया अयोध्या में हराकर, प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम में हराकर दंडित कर दिया, भगवान ने इनको बद्रीनाथ में हराया, भगवान ने इनको खाटू श्याम से, सारे धार्मिक स्थलों से इनको परास्त कर दिया। इन लोगों ने जो जघन्य पाप बच्चों के साथ किया है, आखिरी बात राजीव जी, ये कैसे पाप पर पर्दा डालते हैं? इनके साथ विधायक है बेदीराम, जिसके 9 में से 8 मुकदमे भर्ती और प्रवेश परीक्षा घोटाले के हैं 4 राज्यों में। उसका एक स्टिंग ऑपरेशन पकड़ा है, वीडियो, वो कहता है डीप फेक है, सीबीआई ने जांच की, वो कहता है 50-50 एडमिशन ऐसे ही करा देता हूं, परीक्षा निरस्त हो जाए तो पैसे वापस नहीं करता हूं। एक ब्रजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन आपने, इंडिया टुडे ने किया, मैं साधुवाद देता हूं। वो ब्रजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संजीव मुखिया इसका सरगना है और 2024 की नीट यूजी की परीक्षा लीक होगी, ये मार्च के महीने में उसने कह दिया। तब भी संजीव मुखिया को इन लोगों ने, पापियों ने क्लीन चिट दे दी, एक के बाद एक। अभी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, इतना बड़ा स्कैम था कि जो एजुटेस्ट कंपनी है, विनीत आर्य, जो कि गुजरात का है आदमी, वो जेल में बंद था बिहार में, क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का स्कैम किया था, वहां से छूट कर आया और आदित्यनाथ जी ने यहाँ पुलिस कांस्टेबल का ठेका दे दिया। उसमें एक लंबी फहरिस्त हो गई है, मतलब उनको एक लंबी फहरिस्त हो गई है, बहुत सारे सवाल हैं, मतलब मनोज ने भी, आपने भी सवाल पूछे हैं। मैं चाहता हूँ राजेश आप एक एक करके इन सवालों के जवाब दीजिए। मैं दूसरे मेंबर के पास भी जाऊंगा, राजेश। और आखिरी बात कहने दीजिए। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अस्पताल चला रहे हो या मुर्दा घर, 5,000 डॉक्टर इनके पास नहीं है। हेल्थ इंडेक्स में मोदी जी बता रहे हैं कि सबसे वर्स्ट कंडीशन उत्तर प्रदेश की हो गई, तो उत्तर प्रदेश में आखिर क्या कर रहे हैं आप? सारे नए हाईवे आप शत विकसित हो गए, नए बनते ही इतना भीषणतम भ्रष्टाचार। कहां से आए आंकड़े, उन्होंने वो भी बता दिया है। इन सवालों का क्या जवाब है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो राम मंदिर की मैं बात करूंगा। पूरे देश ने देखा है संसद परिसर के अंदर साधु के वेश में किस तरह से हिंदू धर्म का अपमान करने का काम कांग्रेस और सपा के लोगों ने किया है।
एक सन्यासी को मार रहे थे, उसको भिखारी बता रहे थे, उसका अपमान करने का काम कर रहे थे ये लोग। पिछड़े वर्ग का आदमी साधु नहीं हो सकता है हिंदू धर्म के प्रति। अरे इनको सुनिए तकलीफ ये है, जी सुनिए, अबे भाई सुनिए जरा। तकलीफ ये है कि पिछड़े वर्ग के आदमी ने साधु का वेश धारण कर लिया। अरे वो पप्पू यादव पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं, वो साधु बन जाए तो भारतीय जनता पार्टी उनको जवाब देने दीजिए। आप भी बहुत पिछड़े वर्ग से आते होंगे, आप भी बहुत पिछड़े वर्ग से आते हो, सोनिया गांधी भी पिछड़े वर्ग से आती है, राहुल गांधी का कौन सा वर्ग है जरा बता दो, हम भी जानना चाह रहे हैं और देश जानना चाह रहा है। पर जिस तरह से आपने जिस तरह से आपने हिंदुत्व का अपमान किया है, साधु सन्यासियों का, संत महात्माओं का अपमान किया है, मारा है, उनकी मॉब लिंचिंग करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की ही जनता जवाब देगी। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ है मैं बताता हूँ। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण योगी जी ने किया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया, गोरखपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया, बलिया के अंदर प्रस्तावित एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस चंदौली तक जा रहा है और उत्तर प्रदेश के हर जिले में आज मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने काम किया है। आप क्या कर रहे थे? हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। और आप तो वो लोग हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, उनके ऊपर गोलियां बरसा के उनकी जान लेने का काम करते। हत्यारे हो आप लोग, हत्यारे। आप राम भक्तों के हत्यारे हो, सब जानते हैं। मथुरा में बीजेपी जीती है, मथुरा से बीजेपी का एमएलए है, अयोध्या से बीजेपी का एमएलए है, काशी से बीजेपी का एमएलए है, विंध्यवासिनी से बीजेपी का एमएलए है। कहां से बताऊं मैं आपको? सब जगह से उत्तर प्रदेश बीजेपी जीत रहे हो। आप क्या करते हो? अरे सबसे ज्यादा पेपर आउट कहीं हुआ तो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार में हुआ है, वहां आपको मुद्दा नजर नहीं आएगा। पंजाब के अंदर संसद में जो हुआ, जो वो नाटक हुआ, उस पर आप बहुत दुखी दिखाई दिए, लेकिन एक रैली में जब हनुमान जी को नचाया जा रहा था उस पर आपने दुख प्रकट नहीं किया। खिलाफ झूठा नैरेटिव खड़ा करके, ठीक है, सरकार के झूठा नैरेटिव खड़ा करके आपके पास मुद्दे नहीं है, जनता को भड़काना चाहते हो। ये पब्लिक है, ये गंगा गंगा एक्सप्रेसवे का ठेका दिया अडानी को तुमने। गंगा एक्सप्रेसवे बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर जनता के टोल टैक्स के पैसे से बन रहा है, तुम्हारे जेब के पैसे से नहीं बन रहा है। और नपेंद्र मिश्र जिसको कहते थे तुम किसी CIA का एजेंट है, जिसको तुम कहते थे कि सरयू को रक्त रंजित कर दिया, अब चुप कराइए राजीव जी, देश को सच सुनने का अधिकार होना चाहिए। ये नपेंद्र मिश्र को कहते थे कि सरयू को 30 सेकंड में कंप्लीट करें अभय जी, क्योंकि दूसरे मेंबर के पास भी जाऊंगा। राजेश जी प्लीज एक बार सुनिए, 30 सेकंड। एक सेकंड किया क्या था भाई? राजेश जी प्लीज। किया था राजेश जी आपके पास आज ऑपोजिशन के सारे सवाल आप ही की तरफ है, आपको ही जवाब देना है। मैं लौटूंगा एक बार 30 सेकंड में अभय जी को कंप्लीट करने दें। जब आप बोलोगे मैं चुप रहूंगा, मेरी आवाज दबाने का काम करोगे आप। ये कहते राजीव जी ये कहते थे कि नपेंद्र मिश्र ने रक्त रंजित कर दिया सरयू को, राम भक्तों को गोलियां मार दी। इनका RSS आर्टिकल लिखता था CIA का एजेंट है। अभी कंस्ट्रक्शन कमेटी के इंजीनियर ने बताया कि कंस्ट्रक्शन में 40% पैसा खाया। नपेंद्र मिश्र से पूछताछ नहीं होगी। अमित शाह जी ने अपना अधिकारी भेज दिया इस राम मंदिर ट्रस्ट में। अभय जी बात आ गई, दूसरे मेंबर के पास भी चलते हैं। ठीक है, मैं राजेश जी लौटूंगा आपके पास, थोड़ा धैर्य रखें। आपके सहयोगी निशा चौधरी जी, अब उनके पास चलते हैं, उनको भी सुन लेते हैं। निशा चौधरी जी, मतलब बहुत इस बार तैयारी के साथ अपोजिशन आ रहा है। इस बार आपने बहुत सारे मसले असला एक तरीके से उनको दे दिए हैं जो आपकी तरफ है, और उसमें एक किसानों का मुद्दा भी है जो अखिलेश यादव ने भी उठाया। वो कह रहे हैं कि आपने कहा था दोगुनी कर देंगे किसानों की आय, आपने तो नहीं की, और आप तो किसानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी से हैं। राजीव जी बिल्कुल हितैषी पार्टी है। शरदे चौधरी चरण सिंह जी का एक ही नारा था कि किसान को सम्मान। अगर मैं बात करूं तो भारत रत्न देख करके सबसे पहले तो किसान मसीहा शरदे चौधरी चरण सिंह जी का जो सम्मान इस सरकार ने किया है वो सबके सामने है। दूसरी बात, किसानों का आप कह रहे हैं कि गन्ने का मूल्य अगर ना बढ़ोतरी हुई तो आप बताइए, गन्ने के मूल्य का भुगतान ना हुआ हो तो वो बताइए। पिछली सरकारों से इस सरकार में कितनी तुलना में बढ़ोतरी हुई है उसका कंपैरिजन होना चाहिए। जहां तक बात है कि नहीं, आय दोगुनी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूं पिछली सरकारों से और योगी सरकार में, क्या उसमें बेहतर हुआ कि नहीं हुआ है, पहले मुझे ये बताइए। और बेहतरी के लिए फिर से काम कर रहे हैं, आगे भी काम हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी तुलना ये होती है कि इनकी सरकार में और आज की सरकार में कितना अंतर है, वो उसका जवाब विपक्ष कभी नहीं देता। तो क्या गन्ना बढ़ोतरी नहीं हुई? लखीम क्या गेहूं की खरीद
क्या गेहूं की खरीद में रोड नहीं हुई? कर अभय जी प्लीज क्या- प्लीज ऐसे नहीं, अबे क्या जी प्लीज, मैंने आपको किसानों पूरा के- समय दिया, मैं आगे भी दूंगा, क्या ऐसे किसानों इंटरप्ट ना के करें लिए- प्लीज। क्या किसानों के लिए सिंचाई योजनाओं में सुविधा नहीं बढ़ी? क्या किसानों को ट्यूबवेल की जो सिंचाई होती है उसके बिल माफ नहीं हुए? जो चीजें आज किसानों के लिए हुई हैं पिछली सरकारों की तुलना में वो इतनी बेहतर है कि आज किसान वर्ग बहुत ज्यादा खुश है एनडीए सरकार से, और आने वाले समय में चाहता है किसान कि हमारे को और इससे बेहतर सुविधाएं मिले, इसलिए वो फिर से एनडीए सरकार में ही भरोसा दिखा रहा है। यही कारण है कि सभी, चाहे वो किसान है, चाहे वो महिला है, चाहे वो युवा है, सभी का भरोसा आज एनडीए सरकार पर है। और जहां तक बात है, आपने कहा कि किसानों की आय दुगनी तक भी पहुंचेंगे, लेकिन बढ़ोतरी तो हुई, हम वहीं तो नहीं खड़े जहां खड़े थे। ठीक है। आज किसानों की सिंचाई नीतू योजना आप सोचे, जो उस चीज को देखिए, लेकिन विपक्ष को सिर्फ मुद्दे वो दिखते हैं क्योंकि खुद भी नकारात्मक काम किए और नकारात्मक सोच। वो माफिया, वो कानून, वो प्रशासन जिस तरीके से पहले काम करता था योगी सरकार से पहले, वो सबके सामने है, वो जनता देखती थी। और आज की तुलना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, आरआरटीसी जो दिल्ली से मेरठ तक गई है, उससे कितने किसानों को फायदा हुआ है। आज किसान सुबह से जाकर के शाम को दिल्ली आकर के अपना ट्रैवल सुबह से शाम में कर सकता है, अपने छोटे मोटे काम कर सकता है, जो उसकी खेती बाड़ी से संबंधित अपनी आय बढ़ा सकता है। ये शायद विपक्ष को दिखाई नहीं देता है, उनको देखना चाहिए और ये किसान को ग्राउंड पे जाके पूछना चाहिए कि वो कितना खुश। ठीक है। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, अपोजिशन खासतौर पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस अगर हम बोलें तो वो बहुत हमलावर दिखाई देती है, उनके पास एक क्लियर एजेंडा दिखाई देता है कि वो क्या करने वाले हैं। अगर हम बात बहुजन समाज पार्टी की करें, बसपा की करें, तो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, वो नजर क्यों नहीं आते हैं? नहीं, देखिए एक नजरिया है ना, आप अगर जिंदा को भी मरा हुआ समझ लें तो ये तो एक नजरिया हो गया ना। देखिए क्या हो सकता है, अभी अभय जी ने कानून व्यवस्था की बात है, उत्तर प्रदेश की जनता को बहुजन समाज पार्टी की सरकार अभी भी याद आती है। कानून व्यवस्था कैसे होती है, अगर अपराधी कोई भी हो, किसी भी जात का हो, विधायक हो, एमपी हो, अपराध करेगा जेल में जाएगा। बाकायदा बहन जी ने अपराधियों को अपने घर बुला करके अपने एमपी, अपने विधायक को जेल में भेजा है। एक बात, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने पूरे 5 साल में 6.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, 7.5 लाख पद खाली खड़े हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी ये कह रही है लोगों के बीच में जाकर के कि अगर हमारी सरकार आएगी तो इन 7.5 लाख पदों को हम भर देंगे। योगी जी की समस्या ये है कि अभी अभय जी ने कहा उत्तर प्रदेश में जो अपराध के आंकड़े हैं, वो उत्तर प्रदेश इसलिए अपराध की धरती बन गया है कि बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने एक टिप्पणी करी उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के कि उत्तर प्रदेश पुलिस भारत के संविधान को नहीं मानती है, वो अपने राजनीतिक आकाओं के तहत जाकर के काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग का व्यक्ति है तो उसको मरने के बाद सरकार उसके पास जाती है, जीते जी उसके पास नहीं जाएगी। हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं, योगी जी की जात का एक प्रिंसिपल है डीजे कोली बड़ौद के अंदर, एक दलित जो है गोविंद बाबू, पिछले 5 साल से उसका परिवार भुखमरी के कगार पे है, बाकायदा उसको जेल में भी रखा गया। लेकिन चूंकि वो प्रिंसिपल वीरेंद्र सिंह योगी जी की जात का है, इसलिए वो किसी की बात को नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक बेरोजगार प्रदेश बन गया, हर घर के अंदर एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है। आज उनको यह उम्मीद लग रही है कि वो एक ऐसी सरकार लेके आए जो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार दे, महिलाओं को सुरक्षा दे। पुलिस जो है अपना काम छोड़ करके तमाम राजनीतिक ताने बाने में लग रही है। आज आप देखेंगे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पुलिस का काम क्या रह गया, वो धार्मिक व्यवस्था को संभालने में लग रही है। जब वो धार्मिक व्यवस्था को संभालने में लग रही है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त कैसे हो जाएगा, ये भी एक सवाल है। दूसरी बात, अगर अभी राजेश चौधरी जी ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इतने हाईवे बने, भाई साहब उत्तर प्रदेश के शहरों की स्थिति जाकर के देखिए, पीडब्ल्यूडी का बजट दिखाइए, आपने पैसा खर्च किया ही नहीं। अगर आंतरिक विकास देखेंगे, नगरों का विकास देखेंगे तो वहां सड़कें नहीं है, वहां गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। अगर 2 बूंद पानी पड़ जाए तो कोई भी शहर उत्तर प्रदेश के, अभी आप पिक्चर्स देखेंगे, अगर आज 10 घंटे बारिश हो जाए तो पूरा का पूरा शहर कहीं ना कहीं डूब जाता है। तो ये विकास नहीं हो सकता। मेरा मानना खर्चा हो रहा है कि वो तो अनुपूरक बजट भी लेकर आ रहे हैं। सर आप सुनिए, अब मुझे बताए ना, राजेश जी यहाँ बैठे हैं, पीडब्ल्यूडी का काम जो है आंतरिक विकास करना है और हाईवेज आप इसलिए बना रहे हैं। सुनिए, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का एक समस्या और भी है कि अगर आप गाड़ी खरीदते वक्त उससे रोड टैक्स लोगे,
पेट्रोल के टाइम पे भी आपने कहीं ना कहीं रोड टैक्स लिया, जब हाईवे पे जाएगा तब आप टोल टैक्स लेंगे, और 10-10 साल में आप लोगों को, आपको मालूम है भारत में हर व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश जी, आपने राजीव जी 20 सेकंड में कंक्लूड कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर गाड़ी चलाता है तो ऐसा जरूरी नहीं है भारत में कि गाड़ी को वो यूज ही कर ले। 10-10 साल में सिर्फ गाड़ियों के टायर चेंज हुए हैं, ऐसे में आप नई मौके लेकर के आएंगे और उसको कहीं डैमेज कर लेंगे। ये क्या हालात है भाई उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरी बात, सुनिए नहीं एक छोटी सी बात, अभी उत्तर प्रदेश में प्राइमरी सेक्शन बंद हुए हैं, अगले 4-5 साल में महाविद्यालय बंद हो जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों के अंदर जो स्टूडेंट्स का जो रेशा है वो 50% है। बच्चे वहां एडमिशन लेने के लिए नहीं जा रहे। तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो नेता लोग हैं जिन्होंने हवाई रूप से पैसा कमाया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। अभी हमारे यहाँ अगर मेरठ यूनिवर्सिटी में देखेंगे अभी एडमिशन शुरू नहीं है, बीएससी का कोई एडमिशन शुरू नहीं है। तो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, मैं चाहता हूं राघवेंद्र आप इस पर जवाब दें। मतलब सतीश प्रकाश जी को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का आप लोगों ने हाल बेहाल कर दिया। मतलब आप तो सरकार के साथ में हैं, आप रिक्त पदों को नहीं भर रहे हैं, वो करें रिक्त पदों को नहीं भर रहे, आरक्षण मिलना तो बहुत दूर की बात है, और पूरी तरह से व्यवस्था चौपट कर दी है। राजीव जी, सतीश जी को लग रहा है कि वही पिछली सरकार चच्चा और बच्चा वाली चाहिए कि अगर लड़का कहीं परीक्षार्थी कहीं परीक्षा देता है तो परीक्षा देने के पहले और परीक्षा देने के बाद उसको चच्चा और बच्चा का घर और उनके दुकानों पर जाके वो रेट लिस्ट देना होता था। वो सरकार अब नहीं है, मैं मानता हूं वो सरकार अब नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। अभी मैंने तमाम प्रवक्ताओं को सुना, उत्तर प्रदेश में अगर किसी व्यक्ति को या किसी आम आदमी को किसी चीज की असुविधा होती तो वो लगातार योगी जी को या एनडीए सरकार को क्यों बहुमत देता। आप 14 में सरकार में थे, स्थिति आपकी क्या थी। 17 में पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद आपको अभय दुबे जी की पार्टी के साथ समझौता करना पड़ा, और स्थिति क्या हुई। पूर्ण बहुमत की सरकार जो श्रद्धेय मुलायम जी के चेहरे पर इतनी बड़ी बहुमत आई थी, अखिलेश जी का चेहरा आते ही आप 47 सीट पर आ गए, और जब आपके साथ ओम प्रकाश राजभर ऐसा कंधा मिला तो आप सैकड़ा पार कर गए। और जब आज के डेट में 2027 का चुनाव तैयारी चल रही है तो आप विदेश घूम रहे हैं। केवल एसी और पीसी से काम नहीं चलेगा। सपा प्रवक्ता इस समय राजीव जी उलझे हुए हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ट्वीट पे। हमारे यहाँ से रोज एक ट्वीट होता है और रोज इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इनके पैनलिस्ट और प्रवक्ता है वो एक मीटिंग करते हैं कि आज शाम को इस पे कैसे समाचार चैनलों में जाके इसको डिफेंड करना है। इनकी जो सूझबूझ है ओम प्रकाश राजभर जी के पास है। ओम प्रकाश राजभर जी 2027 में एनडीए के साथ है, एनडीए बहुत प्रचंड बहुमत से आ रही है। 2027 में यूपी के 2 लड़के फिर एक साथ हैं। अब आगे क्या होगी। अब हमने तो मध्य प्रदेश का चुनाव देखा, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन रहते, कौन अखिलेश। ये वही अखिलेश यादव है जिनको रात भर जगाया गया और सुबह एक भी टिकट नहीं दिया गया। तो इस तरह का तमाम हम लोग देख चुके हैं कि कैसे इनका गठबंधन होता है, गठबंधन के बाद कैसे तूतू में होता है, और तूतू में के बाद फिर कैसे एक हो जाते हैं। 2027 में इनकी स्थिति बहुत खराब है, 17 से भी स्थिति इनकी 2027 में खराब रहेगी। मनोज काका, मैं चाहता हूं इस पर आप जवाब दें। वो कह रहे हैं कि भाई ओम प्रकाश राजभर ने आपको बिल्कुल उलझाए रखा है और आप उलझ गए हैं। देखिए, भारतीय राजनीति में ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता हैं जो स्वयं अपने आप को दोगला कहते हैं। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हम दोगला हैं और दो मुंहा साफ हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का जवाब देना बहुत वाजिब नहीं होगा। और आपको भी पता होगा कि इस उत्तर प्रदेश में 2 लोग पेपर लीक के दोषी हैं, एक बेदीराम है, विपुल दुबे है, दोनों भारतीय जनता पार्टी में है। और ओम प्रकाश राजभर का जो उनके दरबारी इतना पढ़ रहे थे वो बयान भी उसको याद होगा। ओम प्रकाश राजभर ये कहता है, और आपके चैनल ने स्वयं चलाया, कि जब कहीं पे कोई फार्म भर देना, कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना हमको, हम कर लेंगे बेदीराम को। तो सबसे ज्यादा पेपर लीक का जो सरगना है उसका संरक्षण दाता ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश राजभर के संरक्षण दाता योगी है, योगी के संरक्षण दाता मोदी है। तो ये देश और पूरे देश का नौजवान और जेनजी सब समझ रहा कि पूरे देश को किस तरह से गुलाम बनाया जा रहा है, पूरे देश को कैसे धार्मिक धांधलेबाजी में झोंका जा रहा है, कैसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बड़े बड़े हजारों करोड़ के दफ्तर बन रहे हैं और भारत में बेरोजगारी 45 साल के चरम पर है। तो ये सब समझ रहा। दरबारियों की अपनी मजबूरी होती है उन्हें गाना गाना, और जिसके ट्विटर और फेसबुक और सब अभी ओम प्रकाश राजभर के हमसे ज्यादा ट्विटर फॉलोअर नहीं होंगे, वो क्या मुकाबला करेंगे। तो हमारे यहाँ एक एक से छोटे छोटे कार्यकर्ता है, उनका जवाब नहीं दे पाता। पंकज राजभर का, सीमा राजभर का। ठीक है, अबे जी आप कुछ ऐड करना चाहें, फिर मैं एक साथ जवाब लूंगा राजेश जी से। बयान दे दे कि वो दोगले नहीं है, वो दोहरे चरित्र के नहीं है।
इस तरह का बयान जो नेता देता है उसकी बातों का क्या जवाब दिया जाए राजीव जी? और ये जो मैंने बात कही क्या गलत कही? आपके भी संस्थान ने दिखाया है। बिल्कुल ठीक कहा मनोज काका और अगर सरकार, मैं खत्म कर रहा हूं, अगर जी सरकार भर्ती करना चाह रही है, मनोज जी, तो अभय जी बोल रहे हैं, ठीक है, लौट रहा हूं मनोज जी आपके पास। सरकार, मैं खत्म कर रहा हूं अभय जी, तो बस 10 सेकंड ये अच्छा चलो कंप्लीट करने दीजिए। मैं साथ साथ में बता भी दूं कि इस समय मीटिंग भी चल रही है, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं लखनऊ में। बैठे हैं, वो बताएं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय के लिए भर्ती का आवेदन कब जारी होगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, सिपाही के लिए, दरोगा के लिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के लिए, समूह ग और ख में बहुत सारी वैकेंसियां कब अभी पे ठीक, मैं इस पर्टिकुलर सवाल का भी जवाब दूंगा। ठीक है अभय जी बता के जाए। देखिए राजीव जी, जो अनुपूरक बजट ला रहे हैं, ये कैग की रिपोर्ट तो पढ़िए। वो कह रहे हैं कि ये अनुपूरक बजट जो लाते हैं ये तो पैसा सरेंडर कर देते हैं। अभी कैग ने 25 की जो रिपोर्ट दी उसमें कहा कि 30,000 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिया, खर्च ही नहीं किया। अरे ना दिल्ली पैसा भेज रहा है ना ये पैसा इनके पास है खर्च करने लायक। अभी जो कह रहे थे सतीश जी लॉ एंड ऑर्डर, तो मैं बता दूं, मैं जो नाम पढ़ रहा हूं उसमें कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है। आदित्यनाथ जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, क्यों इतने अपराध चरम पर हैं। ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, बादशाह सिंह 88 मुकदमे, ब्रजभूषण शरण सिंह 84 मुकदमे, उदय भान सिंह 83 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, सोनू सिंह 57 मुकदमे, मोनू सिंह 48 मुकदमे, सनी सिंह 48 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे। ये सारे वो लोग हैं जिनको सत्ता की सरपरस्ती है, बड़े अपराधी हैं मगर जेल से बाहर है, सत्ता के आनंद लूट रहे हैं। अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, और एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है। मैं गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी शो की। कहां है आदित्यनाथ जी आपका लॉ एंड ऑर्डर? एकमात्र उत्तर प्रदेश है जहां एसिड अटैक महिलाओं पर हो रहे हैं। एकमात्र उत्तर प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा हत्या और हत्या के प्रयास हैं। एब्डक्शन पूरे इंडिया में, अपहरण सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। क्या हाल उत्तर प्रदेश का बना दिया आपने। ना शिक्षा की व्यवस्था है, पलायन चरम पर है, अपराधी मान मर्दन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, और महिमा मंडन कर रहे हैं। जितने सारों में भ्रष्टाचार किया और कोई जवाब ले लेते हैं, बनाए वो सारे राजेश ट्रांसफर है। जवाब दीजिए। देखिए राजीव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय को मैं सुन रहा था, कितना बड़ा झूठ आज तक जैसे चैनल पर बैठ करके बोल रहे हैं। आप कल्पना करिए, बेदी राम और दूसरे दुबे एमएलए का ये नाम ले रहे थे, तो इन्होंने एमएलए बनाया है उनको। उनके खिलाफ आज मुकदमे हो गए क्या? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनके लिए वोट मांग रहे थे जाकर। योगी आदित्यनाथ जी अभी विपुल दुबे के घर गए थे, आपके घर जब आप बोल रहे थे वोट ड्रॉप नहीं कर दो। समाजवादी पार्टी का उससे बड़ा दोस्त अखिलेश यादव का, जिन्होंने उनको चुनाव लड़वाया। एमएलए हमने नहीं बनाया, एमएलए समाजवादी पार्टी ने बनाया है। आप झूठ भरोसने का काम कर रहे हो जनता में। झूठ, यदि वो अपराधी हैं तो इस अपराध का पाप समाजवादी पार्टी ने किया है, अखिलेश यादव जी ने इसका पाप किया है। आपने उनको चुनाव लड़ाया, आपने उनको समर्थन दिया। सुनिए, आपकी समस्या यह है कि आज अतीक अहमद माफिया नजर नहीं आता, मिट्टी में मिल गया वो। आज आपके सामने समस्या यह है कि आज मुख्तार अंसारी जैसा माफिया कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर नहीं आता है। आज आपकी समस्या ये है कि आजम खान जैसा माफिया आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर नहीं आता है। मनोज जी, और आपकी समस्या ना करें, उनको एक बार कंप्लीट करने दे एक बार। हाँ, आपकी समस्या सवाल थे सब एक राजेश जी, सब पर जवाब चाहिए आपका कि सिलेक्टिव अप्रोच भी है आपका लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। उन्होंने एक लिस्ट गिनाई, उस पर भी जवाब दे दीजिए। और आपकी समस्या के भी सवाल थे। हाँ, आपकी समस्या ये है कि बाबा विश्वनाथ की काशी कॉरिडोर बन गया, ये समस्या है। आपकी समस्या है कि नैमिषारण्य में नैमिषारण्य धाम बन गया। आपकी समस्या है विंध्यवासिनी देवी के कॉरिडोर का निर्माण हो गया। आपकी समस्या है कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद ब्रज में काम कर रहा है। आपकी समस्या है चित्रकूट में चित्रकूट धाम का विकास हो रहा है। हज हाउस बनवाते थे आप लोग, तो कब्रिस्तान बनवाते थे आप, तो मुसलमान बेटियों को 30,000 रुपया देने का काम करते थे। हिंदू बेटियों ने क्या बुरा कर दिया था भाई? मैं पूछना चाहता हूं, आपकी और हमारी वर्किंग का ये अंतर है। आज एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी कितनी बड़ी आपने देखा। नोएडा के अंदर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का श्रेय किसको जाता है? ये नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। अयोध्या के अंदर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट बनाने का श्रेय किसको जाता है? कुशीनगर के अंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का श्रेय किसको जाता है? ये विकास आपको नजर नहीं आएगा।
आज लखनऊ से दिल्ली 5 घंटे में पहुंच जाते हैं, ये आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप तो दंगा चाहते हो। आपको तो तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, आपको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। आज किस तरह से उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था है, लाखों करोड़ों रुपए का आज इन्वेस्ट आता है, 8.5 लाख नौजवानों को 8.5 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश सरकार ने नौकरी दी है, 8.5 लाख। अभी आप आंकड़ा पूछ रहे थे, 8,50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर दी है। आप आंकड़ा पूछ रहे थे ना, झूठ रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर 8.5 लाख नौजवानों को नौकरी मिलती है, आपको नहीं दिखाई देगा, नहीं देगा। तो राजेश जी थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर दीजिए कि सपा के राज की तुलना में ये कितना ज्यादा या कितना कम है। देखिए, सपा के राज में तो अपराध होता था, आज 36% अपराध कम। उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पे आता है आज कानून व्यवस्था की स्थिति में। पूरे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर में उत्तर प्रदेश का 18वां नंबर है अपराध में। ये आज हमारी स्थिति है। रात में यमुना एक्सप्रेस वे, लखनऊ एक्सप्रेस वे बंद हो जाते थे। अरे भाई, सबसे कम अपराध कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश के ही अंदर है। ठीक है। आज योगी जी के नाम से अपराधी कांपता है उत्तर प्रदेश में। अपराधी अपराध करेगा। मुझे माफी के साथ आपको रुकना पड़ेगा, समय भी इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अब कल से मानसून सत्र की शुरुआत होगी, हालांकि सत्र छोटा है लेकिन वहां जो घमासान होगा वो जरूर बड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि अभी से उसके संकेत मिलने शुरू हो गए। अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।